नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूज़िक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना की अंतिम तिथि का फिर एक बार विस्तार। विकलांगता कार्यकर्ताओं ने जताई चिंता, कहा विकलांग व्यक्तियों के लिए मसौदा नीति नहीं है सुलभ। उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल बोर्ड से विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वीडियोग्राफी सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए डिसेबिलिटी सेल बनाया। मुंबई है सपनों का शहर, लेकिन सबके लिए नहीं। विकलांग किशोर बेटे के पिता सैन्य अधिकारी को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र ने पूछा, जेएनयू कैंपस कब होगा हमारे लिए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैन्य सेवा के कारण विकलांगता होने पर ही सैन्य के कर्मी होंगे विकलांगता पेंशन के हकदार। विकलांग लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य ने केंद्र से मांगी मदद। रिवाइवल डिसेबिलिटी इंडिया एक मंच जो विकलांग व्यक्तियों की कहानियों को संग्रहित करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्कूली छात्रों के खराब हो रहे हैं दांत। सुनेंगे इसके पीछे कारण क्या है। उड़ीसा सरकार ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए स्पेशल स्कूलों के लिए बनाए नए नियम। तो दोस्तों, ये थे आज की न्यूज हेडलाइंस। अब वक्त हो चला है खबरें विस्तार से सुनने का। आइए सुनते हैं न्यूज बुलेटिन। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Brought to you by Savalon Swasth India Mission. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it covers properly your nose and mouth. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन जारी है। दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों की नेशनल पॉलिसी के लिए सुझाव या टिप्पणी भेजने की तारीख को अब फिर एक बार बढ़ाया जा चुका है। टिप्पणियां आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना की अंतिम तिथि का फिर एक बार विस्तार किया जा रहा है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर शुरू में हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी 9 जुलाई 2022 तक, जो कि बाद में इसे 15 जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
अब यही विभाग द्वारा टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। फ्रेंड्स, आप भी व्यापक हितधारक भागीदारी के लिए अपने टिप्पणियां या सुझाव भेज सकते हैं panda.dk@nic.in पर। याद रहे panda.dk@nic.in पर, या आप मेल कर सकते हैं policy.depwd@gmail.com पर। याद रहे policy.depwd@gmail.com पर। आपको फिर से एक बार बता दें कि अब 31 अगस्त 2022 तक आपके सुझाव या टिप्पणियां स्वीकार की जाएंगी। दोस्तों, हाल ही के दिनों में चर्चा का विषय बन रही ड्राफ्ट पॉलिसी के बारे में कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई क्षेत्रीय भाषाओं में नीति उपलब्ध नहीं कराई गई है और साथ ही उन्होंने कई अन्य चिंताओं के बारे में भी चिन्हित किया है। जनता के लिए समय सीमा के कुछ ही दिन दूर कार्यकर्ताओं और विकलांग व्यक्तियों ने कई चिंताओं को चिन्हित किया है, जिसमें से कई क्षेत्रीय भाषाओं में और सुलभ प्रारूपों में नीति का अनुपलब्ध होना शामिल है। नीति का मसौदा इसी साल जून में जारी किया था। इस महीने की शुरुआत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग ने फीडबैक प्राप्त करने की समय सीमा 9 जुलाई से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी थी और अब ये 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। डिसेबिलिटी राइट्स अलायंस, एकता और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सहित डिसेबिलिटी राइट्स संगठनों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को शहर में DEPWD सचिव अंजलि भवरा को इन चिंताओं को उजागर करते हुए एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। दिव्यांग अधिकार गठबंधन की सदस्य मीनाक्षी बालसुब्रमण्यम ने कहा और नीति का तमिल सहित क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कहा है। यदि नीति इन भाषाओं में उपलब्ध कराई गई थी तो क्या हितधारकों के बड़े समूहों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय परामर्श किया जा सकता है? उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के बीच शुरू किए एक सर्वेक्षण में कई उत्तरदाताओं ने दस्तावेज को उनके क्षेत्रीय भाषा में चित्रण के साथ सरलीकृत प्रारूपों में उपलब्ध करने को कहा है और कहा है कि यहाँ नीति को समझाया जा सकता है और विस्तार से चर्चा की जा सकती है। जबकि विभाग मसौदा नीति के लिए एक सांकेतिक भाषा वीडियो पर काम कर रहा है, ब्रेल सहित अन्य सुलभ प्रारूप प्रदान नहीं किए गए हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन इंडिया की अध्यक्षा भवना बोट्टा ने कहा कि ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन फॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों के लिए नीति को सुलभ नहीं बनाया गया था। क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के अलावा ये चित्र आधारित प्रारूप और सादे भाषा में उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मसौदे पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भावना ने कहा कि नीति में केवल संचार के एक साधन के रूप में इसका उल्लेख किया गया है और अधिक जागरूकता और स्वीकृति की आवश्यकता है। प्रतिनिधित्व ने जनमत प्रस्तुत करने की समय सीमा को कम से कम 3 महीने बढ़ाने का आह्वान किया है और सरकार से दस्तावेज पर प्रभावी जनमत के लिए संचार बाधाओं को दूर करने के लिए कहा है। दोस्तों, अब सुनते हैं खबर उड़ीसा के भुवनेश्वर से। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सके, इसलिए उड़ीसा की पटनायक सरकार ने स्पेशल स्कूलों के लिए नए नियम बनाए हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए संस्थानों की स्थापना, मान्यता और सहायता अनुदान के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए ये नए नियम पहले ही जारी किए सभा सरकारी प्रस्तावों की जगह लेंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में निर्धारित प्रावधानों के साथ बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के इच्छुक और सक्षम संस्थान जिला समीक्षक सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद जांच की जाएगी कि क्या एक नया स्कूल खोलने की जरूरत है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 या किसी अन्य उपयुक्त अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के आधार अधिनियम 2016 के अनुसार पंजीकृत संगठन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
सत्यापन के बाद प्रस्ताव को जिला स्तरीय परियोजना मूल्यांकन समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। डीएलपीसी की मंजूरी के साथ प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता के निदेशक को एक नया विशेष स्कूल स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिश करेगा। दोस्तों, उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल बोर्ड से एक वीडियोग्राफी सुविधा निश्चित करने के लिए कहा है, ताकि वो योग्य लाभार्थियों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करते समय मूल्यांकन प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड कर सके। एचसी ने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी न केवल डेटाबेस के डिजिटलाइजेशन में मदद करेगी, बल्कि सबूत के रूप में भी कभी काम कर सकेगी जब संबंधित प्रक्रिया को किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा निष्पक्षता और उपयुक्तता के आधार पर चुनौती दी जाएगी। जिला चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के बाद विकलांगों के पुनर्मूल्यांकन के लिए बोर्ड अपीलीय निकाय है। सोमवार को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि जिसमें याचिकाकर्ता की विकलांगता पर बोर्ड के रुख को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच को खारिज कर दिया, जिसका मूल्यांकन जिला चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा किया गया था, जबकि कुछ मामलों में जिला चिकित्सा प्राधिकरण ने 70% विकलांगता को प्रमाणित किया था। बोर्ड ने इसे 40% ही होने का पुनर्मूल्यांकन किया था। न्यायमूर्ति एस.के. पाणिग्रही की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि अदालत याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी कानून को या लागू करने योग्य अधिकार के अभाव में याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार सभी रीट याचिकाएं खारिज कर दी गई। हालांकि न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने कहा कि बोर्ड को वीडियोग्राफी सुविधा से लैस होने की आवश्यकता है और शरीर के विशिष्ट अंगों से संबंधित अक्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करते समय बोर्ड को सावधानी बरतनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया को उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा इसके जरिए मामलों को संरक्षित किया जाएगा, जो कभी कभार लिखित रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं हो पाते। न्यायाधीश मामले के बारे में बेहतर दृष्टिकोण बना सकते हैं और इससे तर्क संगत निष्कर्ष के लिए साक्ष्य की बेहतर सराहना भी होगी। जस्टिस पाणिग्रही ने आगे कहा कि न्यायाधीश विकलांगता प्रमाण पत्र की वैधता का पता लगाने के लिए प्रक्रिया की क्लोजअप पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इन्हें बिना किसी परेशानी के फिर से चलाया जाना भी मुमकिन है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एक सैन्य अधिकारी जिनके एक विकलांग बेटे हैं, इनके साथ हाईकोर्ट ने क्या निर्णय लिया है। ये देखते हुए कि एक विकलांग बच्चे के पिता एक सैन्य अधिकारी एक दशक से अधिक लंबे समय तक मुंबई में रह चुके हैं, इसके बाद ये उचित नहीं था कि उनका ट्रांसफर रोक दिया जाए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तुरंत उनके ट्रांसफर की रोक को हटा दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद कर्णिक ने कहा कि उन्हें ये भी देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि उनके जैसे ही अन्य अधिकारी, जिनकी संख्या 100 से भी अधिक है, समान आधार पर मुंबई में पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। गुरुवार को सैन्य सचिव शाखा द्वारा नंबर 2017 के स्टेट को खाली करने की याचिका को स्वीकार कर लिया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल की याचिका को समय के प्रवाह निष्फल के रूप में निपटाया गया। 2020 तक मुंबई में रहने के अधिकारी के प्रतिनिधित्व पर भरोसा करते हुए एमएसबी के वकील बीबी शर्मा ने कहा कि वो काफी अधिक समय तक मुंबई में रुक चुके हैं। अधिकारी के वकील क्रांति एलसी ने आग्रह किया कि चूंकि उनके पास सेवानिवृत्त होने के लिए 2 ही साल बाकी है, इसीलिए उन्हें हैदराबाद में तैनात किया जाए। वहीं न्यायाधीशों ने कहा कि हम बच्चे की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने उसके साथ बहुत दयालुता नहीं दिखाई है। हम जानते हैं कि उसे अपने माता पिता की निरंतर उपस्थिति और समर्थन की आवश्यकता होगी, लेकिन हम समान रूप से जागरूक हैं कि भावनाएं या सहानुभूति रीट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का आधार नहीं बन सकती हैं। न्यायाधीशों ने आगे कहा कि देश की रक्षा से जुड़े एक अधिकारी के रूप में वे उनसे अपने दृष्टिकोण और कार्य में तर्क संगत होने और राष्ट्रीय हित को सबसे आगे रखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनके एक पिता होने की भावनाओं को भी समझती है।
शर्मा ने कहा कि लड़का अगले महीने 18 साल का पूरा हो जाएगा। उनके पिता, जो पिछले 19 वर्षों से केवल महाराष्ट्र में ही तैनात है, उनकी नियुक्ति उनकी पसंद के स्थान पर नहीं बल्कि स्थानांतरण नीतियों के अनुसार होनी चाहिए। एक चिकित्सीय राय को ध्यान में रखते हुए कि लड़के की स्थिति गैर प्रगतिशील है और इसमें सुधार की संभावना नहीं है, न्यायाधीशों ने कहा कि अन्य शहरों में विशेष संस्थान भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि अधिकारी को एमएसबी को अपनी पोस्टिंग से निपटने देना चाहिए, न कि अदालत को इसमें घसीटना चाहिए। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. 1. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. दोस्तों, टैक्टिकल अर्बनिज्म मुंबई के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल, जिसे बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने शुरू किया था, ने एक सप्ताह पहले ही ट्रैफिक लाइट साइनेज को सामान्य पुरुष के बजाय एक महिला में बदलने के बारे में पोस्ट किया था। इस पोस्ट ने #MumbaiForEveryone टैग करते हुए कहा, समावेशी सांकेतिक सार्वजनिक स्थानों को ये महसूस कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि सभी लिंग, उम्र और क्षमताओं के लोगों से इसका संबंध है। इस कदम की सराहना की तो गई, लेकिन कई लोगों को इसके कार्यान्वयन पर विश्वास नहीं हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के निदेशक हितेश वैद्य कहते हैं, शहर के स्थानों को लिंग समावेशी बनाने के लिए साइनेज निश्चित रूप से एक तरीका तो है। अन्य कई विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि ये पहला कदम ही है और ये एकमात्र नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से स्लम क्षेत्रों को बदलकर एक शहर को अधिक समावेशी बनाने के लिए IMK आर्किटेक्ट द्वारा प्रभावित योजनाएं चलाई जा रही है। मरीन ड्राइव के निकट रहने वाली अनुप्रीता दीक्षित का इस बारे में कहना है कि लिंग समावेशी अवधारणा के अनुरूप साइनेज प्राप्त करना एक ऊपरी दृष्टिकोण है। ये विचार को ग्राफिक रूप से इंगित करने में मदद कर सकता है, लेकिन यदि स्थान की उचित योजना नहीं बनाई गई है तो ये उद्देश्य की पूर्ति करने में विफल है। रेड डॉट फाउंडेशन के संस्थापक एल्सा मेरी डिसिल्वा कहते हैं कि न केवल ये करना सबसे आसान काम है, बल्कि ये अभियान एक नौटंकी भी हो सकता है। रेड डॉट फाउंडेशन सेफ सिटी और अर्बन विजन की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों को सुरक्षित बनाने के लिए बनाया गया शहर सभी के लिए महान शहर हो सकता है। विकलांग जनों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही हाशिए के समूहों के लोगों पर भी ध्यान होना चाहिए। क्या वे सड़कों या फुटपाथ पर सुरक्षित चल सकते हैं? वे एक सार्वजनिक उद्यान में कैसा महसूस करते हैं? क्या वे सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठा रहे हैं? डिसिल्वा बताते हैं, चलने योग्य फुटपाथ तो नहीं है, पर उन पर ज्यादातर फेरी वालों का कब्जा होता है या फिर वे 1 फुट से ऊंचे हैं। कोई उचित ढलान भी आसपास मौजूद नहीं होती है। फर्श वाले ब्लॉक गड़बड़ हैं। फुटपाथ के बीच में पेड़ लगे हुए हैं। आप उनके आसपास व्हील चेयर चला ही नहीं सकते। उनके अनुसार एक समावेशी शहर वो होना चाहिए जिसमें आप सुरक्षित रूप से चल सके या साइकिल घुमा सके। दोस्तों, खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने गुरुवार को दिव्यांगों के कल्याण के लिए एक डिसेबिलिटी सेल बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने के लिए आदेश दिए हैं। श्री मान ने कहा कि ज्यादातर समय उन्हें अपना काम करवाने के लिए बहुत सी मुश्किलें उठानी पड़ती है। ये सेल विकलांग जनों के योजनाओं के लिए साइन अप करने और अपनी शिकायतें दर्ज करने और अपने सुझाव देने के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनेगा।
दोस्तों, जानते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस के बारे में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमफिल के एक छात्र और विकलांग व्यक्ति शौर्य सूद ने उनके अनुभवों को लेकर इस विषय पर एक रिपोर्ट लिखी है। आइए जानते हैं कि उनका कहना क्या है। शौर्य सूद लिखते हैं, मैं लंबे समय से जेएनयू परिसर में दुर्गमता के मुद्दे का सामना कर रहा हूँ। परिसर की सड़कों का निर्माण असमान रूप से किया गया है, जो मेरे व्हीलचेयर के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। इन समस्याओं से निपटना बहुत ही कठिन है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले मैं इन असमान सड़कों की वजह से गिर भी गया था। मैं पुस्तकालय में बहुत बार आता हूँ, लेकिन यहाँ पहुँच की समस्या के कारण मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ पुस्तकालय क्षेत्र ही नहीं, पूरे परिसर में दुर्गमता के समान मुद्दे हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे सेंटर की कैंटीन बेसमेंट में है, लिफ्ट वहां तक नहीं जाती है और मेरी व्हीलचेयर के लिए रैंप भी नहीं है। इस वजह से मुझे खाना खाने के लिए किसी और जगह जाना पड़ रहा है। एक विकलांग व्यक्ति के रूप में ये वास्तव में मुझे दुख देता है कि मैं अपनी कैंटीन तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ के ढाबे बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियों का स्थल है, लेकिन वे हमारे लिए सुलभ नहीं हैं। मैं किसी भी गतिविधि में भाग लेने में असमर्थ हूँ क्योंकि आसपास की जगह व्हीलचेयर के अनुकूल नहीं है। मैंने इस मुद्दे को लेकर जेएनयू प्रशासन में सभी को लिखा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के सभी स्थान विकलांग लोगों के लिए व्हीलचेयर के अनुकूल हो। मीडिया ने इसी बात को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज की इस दलील से सहमति जताई है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को लगी चोटें और सैन्य सेवा के बीच उचित संबंध होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि वर्तमान मामले में कर्मियों के छुट्टी स्टेशन पर पहुंचने के 2 दिन बाद वो एक सार्वजनिक सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। फ्रेंड्स, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना के जवान विकलांग पेंशन के हकदार तभी होंगे जब विकलांगता सैन्य सेवा के कारण होगी या ऐसी सेवा से बढ़ गई हो और अगर ऐसी स्थिति 20% से ज्यादा हो। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सेना के जवानों को विकलांगता पेंशन दी गई थी। पीठ ने सैन्य सेवा के 2 दिन बाद घायल हुए कर्मियों के दावों को खारिज कर दिया। कहा कि जब तक विकलांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं होती या बढ़ नहीं जाती और 20% से अधिक नहीं होती, तब तक विकलांगता पेंशन का अधिकार नहीं बनता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में कर्मी की चोटों का और सेना के सेवा का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए प्रतिवादी विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं है। दोस्तों, इस मामले में कर्मियों को 4 जून 1965 को सेना में नामांकित किया गया था और 10 साल और 88 दिनों तक सेवा प्रदान करने के बाद उन्हें 30 अगस्त 1975 को आरक्षित प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर दिया गया। अपनी आरक्षित अवधि के दौरान उन्होंने स्वेच्छा से अपना नामांकन करवाया। 7 जनवरी 1976 को रक्षा सुरक्षा कोर में और 6 नवंबर 1999 को वार्षिक अवकाश भी प्रदान किया गया। छुट्टी के दौरान सड़क पार करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और वो एक स्कूटर से टकरा गए। मेडिकल बोर्ड ने प्रतिवादी की विकलांगता का प्रतिशत 80% आकलन किया और उन्हें निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया। इस आधार पर उन्हें 28 सितंबर 2000 से सेवा से बाहर कर दिया गया। बाद में उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को एक आवेदन दिया जिसमें विकलांगता पेंशन देने की प्रार्थना की गई थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अधिकृत छुट्टी के अवधि के दौरान चोट लगती है और उसका कार्य सैन्य सेवा के साथ असंगत है, तो उसकी विकलांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं जयपुर से आ रही ये खबर।
राजस्थान राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर राजस्थान में मनरेगा के तहत विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और बाधा मुक्त रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाने का आग्रह किया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए सचिव ग्रामीण विकास विभाग के पाठक ने इस संबंध में संयुक्त सचिव मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा है। राज्य सरकार ने ये पत्र विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त राजस्थान के कार्यालय के निर्देश पर भारत सरकार को लिखा था। इस संबंध में एक याचिका दिव्यांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत भाई गोयल ने भी दायर की थी। इससे पहले विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त PWD उमा शंकर शर्मा ने राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को एक आदेश देकर भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने राज्य में मनरेगा के तहत नियोजित व्यक्तियों को विशेष रूप से संख्या के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया था। उन्होंने ये भी कहा कि विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मनरेगा में 4% आरक्षण निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक याचिका दिव्यांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत भाई गोयल ने भी दायर की थी। आयुक्त ने विभाग को एक तंत्र बनाने के लिए कहा है ताकि PWD को योजना के तहत काम की मांग में समस्या का सामना न करना पड़े। अधिकारियों के अनुसार PWD के लिए परेशानी मुक्त रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं रिवाइवल डिसेबिलिटी इंडिया मंच के बारे में। विकलांगता का सामाजिक मॉडल हमें बताता है कि ये एक दुर्गम वातावरण है और समाज है जो किसी व्यक्ति के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना मुश्किल बना देता है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो विकलांग लोग अपने बचपन से ही स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं, जैसे कि पूरी कक्षा में एक दृश्य विकलांगता वाला एकमात्र छात्र होना, हर सुबह अन्यता की एक सतत भावना को लेकर जागना, जानबूझकर या फिर अनजाने में उनके सहपाठियों द्वारा उन्हें प्रेरित या प्रताड़ित किया जाना। दोस्तों, ये आर्टिकल लिखने वाली अंजनी चड्ढा कहती है, मैं खुद को असहाय महसूस करती हूँ। मैंने कभी भी वास्तव में अपनापन महसूस नहीं किया है। आप एक व्यक्ति के रूप में संचार स्वतंत्रता और उत्पादकता के सक्षम जनादेशों को कैसे नेविगेट कर सकते हैं एक विकलांगता के साथ। इस विकलांगता के साथ इस सक्षम दुनिया में मैं अपने पैर कैसे जमा सकती हूँ। वे आगे बताती हैं कि जवाब तब मिला जब उन्होंने रिवाइवल डिसेबिलिटी इंडिया लॉन्च किया, एक ऐसा मंच जो विकलांग व्यक्तियों की कहानियों को संग्रहित करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही ये सूझबूझ भी बनाता है कि विकलांग व्यक्ति आसपास मौजूद है। लाजपत नगर की लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक करने वाली अंजना ने आगे कहा कि ये खुद को सशक्त बनाने के लिए एक मंच के रूप में शुरू किया गया है और फिर मैंने इसे सक्रिय रूप से अन्य विकलांग लोगों से जोड़ा है, उनसे बात करना शुरू किया है। बातचीत ने उन आशंकाओं को शांत कर दिया जिन्हें गुरुग्राम निवासी ने महसूस किया था। उदाहरण के लिए दुनिया के प्रति उनका गुस्सा। इसने निराशा की भावना को सामान्य कर दिया और मुझे एहसास हुआ कि हाशिए पर क्रोध महत्वपूर्ण है। विकलांग लोगों के साथ कई बार अनदेखी की जाती है। विकलांग व्यक्तियों को शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि रिवाइवल डिसेबिलिटी इंडिया की टीम का मानना है कि विकलांगता उनकी पहचान का एक हिस्सा है, एक ऐसी पहचान जिसे वे मंच के माध्यम से तलाशना और जश्न मनाना चाहते हैं। यदि आप उनके इंस्टाग्राम पेज @revival-disability-india पर स्क्रॉल करते हैं तो आप कई ग्राफिक्स, राइटअप और रील देखेंगे जिसमें विकलांग व्यक्ति अपनी कहानियां सुना रहे हैं और दिन प्रतिदिन कई मुद्दों पर प्रकाश डाल रहे हैं। रिवाइवल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है और उनमें भाग लेता है। उन्होंने हाल ही में टिंडर इंडिया और ग्रेसी फैमिली द्वारा आयोजित क्विर मेड वीकेंड में प्रदर्शन किया। पुनरुद्धार के जरिए विकलांग समुदाय के लिए कई भौतिक और आभासी कार्यशालाओं की मेजबानी भी की जाती है।
रिवाइवल डिसेबिलिटी इंडिया समूह समुदाय के माध्यम से दोस्तों को ढूंढना, एक विकलांग व्यक्ति के रूप में एकल यात्राओं की योजना बनाना, डेटिंग अनुप्रयोगों को नेविगेट करना और बहुत सारे अन्य काम भी करता है। दोस्तों, यूपी के दूषित पानी की वजह से सोनभद्र के दक्षिणांचल इलाके की बड़ी संख्या में रह रहे बच्चे विकलांग होते जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर व्यक्ति तक साफ पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल की योजना लागू कर रहे हैं, लेकिन इस योजना के तहत उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से 150 किलोमीटर दूर सोनभद्र के दक्षिणांचल इलाके में साफ पानी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। देश की आजादी के बाद से अब तक इस जिले में साफ पानी लाने की सरकार की हर योजना और मंसूबा फेल रहे हैं। हालात ये हैं कि इस इलाके की करीब 7 लाख की आबादी प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। इस इलाके के तकरीबन 1000 स्कूलों के हजारों छात्र दूषित पानी पी रहे हैं। इसी वजह से बच्चे विकलांगता के शिकार हो रहे हैं। सोनभद्र के कोन ब्लॉक के नेवरा डामर सरकारी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ने वाले 12 साल के रंजित 1.5 किलोमीटर दूर से आते हैं। स्कूल में जिस हैंडपंप का वो पानी पीते हैं, उसके पानी में फ्लोराइड की मात्रा 5 गुना से भी अधिक है। इससे रंजित के दांत खराब हो रहे हैं। पानी खराब होने की जानकारी तो सबको है, लेकिन फिर भी लोग जहरीला पानी पीने पर विवश हैं। छात्र रंजित ने बताया कि वे स्कूल में हैंडपंप का पानी पीते हैं, ये जानते हुए कि वो पानी ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने बताया कि इस पानी को पीने से दांत खराब हो रहे हैं। सोनभद्र जिले में 335 ग्राम पंचायतों में 3000 से भी अधिक गांव हैं। इनमें बेसिक शिक्षा परिषद के 2061 प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें करीब 2,65,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। फ्लोराइड वाला पानी 269 गांव में है। इन गांव के विद्यालयों में बच्चे हानिकारक पानी पी रहे हैं। जल निगम ने ऐसे ही 30 गांव के सरकारी विद्यालयों के हैंडपंपों से पानी के नमूने लिए, तो सभी विद्यालयों में हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड की मात्रा मानक से कई गुना अधिक मिली है। सोनभद्र के जल निगम के अधिशासी अभियंता गौरव सिंह ने कहा कि दुधी, बबनी और म्योरपुर के 4 ब्लॉक्स में खास तौर पर फ्लोराइड की समस्या है, पर 200 से भी अधिक गांव ऐसे हैं जहां फ्लोराइड युक्त पानी है। उन्होंने कहा कि इन गांवों के सभी विद्यालयों को चेक करना पड़ेगा। रिपोर्ट आ रही है कि चेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में इससे जुड़ी रिपोर्टें भी आ जाएंगी। इसका पूरा डेटा बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है। एनजीटी के आदेश के बाद हैंडपंपों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करने के तमाम सरकारी प्रयास हुए हैं। हैंडपंपों में किट लगाने से लेकर फिल्टर किया गया पानी इन इलाकों में पहुंचाने की योजना बनाई गई है, लेकिन कुछ को छोड़कर सभी योजनाएं बेकार साबित हुई हैं। सबसे खराब हालात सरकारी स्कूलों के हैं, फिर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी इसे हल्के में लेते हुए फ्लोराइड के लिए भौगोलिक स्थिति को दोषी मानते हैं। सोनभद्र के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिवंश कुमार ने बताया कि सारे स्कूलों में से लगभग 95% में पेयजल उपलब्ध किया गया है। यहाँ 4 ब्लॉक्स है, जिनमें चौपन, दुधी, बबनी और म्योरपुर में कतिपय स्थल ऐसे हैं जहां पर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसके लिए पहले से ही शासनीय आदेश जारी है। वहां पर जांच निशुल्क कराई जाए, इसीलिए मैंने अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया है। इस पर कार्य शुरू भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त हमारे डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का बजट भी जनपद को आवंटित नहीं होता है। इसके लिए मैंने जल निगम से अनुरोध किया है। दोस्तों, अब सुनते हैं खबर उड़ीसा के भुवनेश्वर से। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सके, इसलिए उड़ीसा की पटनायक सरकार ने स्पेशल स्कूलों के लिए नए नियम बनाए हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए संस्थानों की स्थापना, मान्यता और सहायता अनुदान के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।
सरकार द्वारा जारी किए गए ये नए नियम पहले ही जारी किए सभा सरकारी प्रस्तावों की जगह लेंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में निर्धारित प्रावधानों के साथ बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के इच्छुक और सक्षम संस्थान जिला समीक्षक सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद जांच की जाएगी कि क्या एक नया स्कूल खोलने की जरूरत है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 या किसी अन्य उपयुक्त अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के आधार अधिनियम 2016 के अनुसार पंजीकृत संगठन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। सत्यापन के बाद प्रस्ताव को जिला स्तरीय परियोजना मूल्यांकन समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। DLPC की मंजूरी के साथ प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता के निदेशक को एक नया विशेष स्कूल स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिश करेगा। तो डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकें। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना की अंतिम तिथि का फिर एक बार विस्तार। विकलांगता कार्यकर्ताओं ने जताई चिंता, कहा विकलांग व्यक्तियों के लिए मसौदा नीति नहीं है सुलभ। उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल बोर्ड से विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वीडियोग्राफी सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए डिसेबिलिटी सेल बनाया। मुंबई है सपनों का शहर, लेकिन सबके लिए नहीं। विकलांग किशोर बेटे के पिता सैन्य अधिकारी को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र ने पूछा, JNU कैंपस कब होगा हमारे लिए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैन्य सेवा के कारण विकलांगता होने पर ही सैन्य के कर्मी होंगे विकलांगता पेंशन के हकदार। विकलांग लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य ने केंद्र से मांगी मदद। रिवाइवल डिसेबिलिटी इंडिया एक मंच जो विकलांग व्यक्तियों की कहानियों को संग्रहित करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्कूली छात्रों के खराब हो रहे हैं दांत। सुनेंगे इसके पीछे कारण क्या है। उड़ीसा सरकार ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए स्पेशल स्कूलों के लिए बनाए नए नियम। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।